ऑलराइट, हमारे पास ओके हाँ, ये पेपर था जिसको हम पिछली क्लास में इसको हमने कुछ थोड़ा रीड भी किया था और साथ में इंटरप्रेट भी करते जा रहे थे कि क्योंकि पहला जो सवाल था मैंने आपको दिखाया था, हम उसी को एड्रेस करेंगे पहले। और जो कि था कि एवेल्युएट करें आरएफ स्ट्रेटजी फॉर ग्रोथ बिटवीन 2008 एंड 2019। तो टाइमलाइन हमें दी हुई है, हम उसी को एड्रेस कर रहे हैं अभी। तो अब जल्दी से हम जो कुछ रह गया था हमारा उसको एड्रेस करते हैं। वो था आई गेस 2018 और उससे ऑनवर्ड जो स्ट्रेटजी थी आरएफ की उसको हमने नहीं देखा, तो अब उसको देख लेते हैं। 2018 में आरएफ परचेजेस अ न्यू बिल्डिंग फाइनेंस्ड बाय अ मॉर्टगेज। और मॉर्टगेज आप समझते हैं कि क्या होता है, जिसमें व्हेन यू ऑब्टेन अ लोन सो यू हैव टू सबमिट अ प्रॉपर्टी और समथिंग एज अ सिक्योरिटी टू द बैंक, कि अगर आप इन केस यू आर नॉट एबल टू पे तो वो कॉन्फिस्केट कर लेंगे आपकी प्रॉपर्टी, दे सेल इट ऑफ एंड रिकवर द अमाउंट फ्रॉम देयर। तो ये मॉर्टगेज होता है। अच्छा, अब अपेंडिक्स 3 इसके साथ हम देख लें कि वो क्या है। नई बिल्डिंग तो वो ले रहे हैं, अपेंडिक्स 3 क्या है जी, इसको देखते हैं। ये आ गया। तो इसमें है जी डेटा ऑन द न्यू बिल्डिंग उन्होंने दिया हुआ हमें, जो बिल्डिंग खरीद रहे हैं। इंक्रीजेस आरएफ इन्वेंट्री कैपेसिटी बाय 300%, allows RF to hold high levels of inventory for several months to take advantage of price changes। अच्छा, अब इसमें हमें क्या नजर आ रहा है, इट लुक्स लाइक अ गुड स्ट्रेटेजी। अगर हम इसकी बात करें, अभी तक हम बुराइयां काफी कर रहे थे, लेकिन जो अच्छा है हमें उसको भी बताना है और डेवलप करना है। कि अगर इन्वेंट आप बिल्डिंग ली है जिसे इन्वेंट्री कैपेसिटी 300% बढ़ गई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बल्क में बाय कर सकते हैं। लिखा हुआ है होल्डिंग हाई लेवल ऑफ इन्वेंट्री ना, अलाउड आरएफ। तो आप जब बल्क में बाय करके हाई लेवल ऑफ इन्वेंट्री रखेंगे तो आपको इकोनॉमी ऑफ स्केल हासिल होगा ना, कि आप, और लिखा भी हो आगे कि वो टेक एडवांटेज ऑफ प्राइस चेंजेस, मतलब कि आपने पहले जब कीमतें कम है तो आपने बल्क में उठा लिया, उससे आपको सप्लायर से डिस्काउंट भी मिला और आपको वो जो रॉ मटेरियल है वो सस्ता मिल गया। लेटर ऑन शायद वो महंगा हो जाए, लेकिन आपको तो उसका नुकसान नहीं हुआ। इनफैक्ट यू विल गेट द एडवांटेज कि आपको वो सस्ता पड़ा है और आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी सस्ती ही होगी। तो इस हिसाब से प्रॉफिट अपना इंक्रीज कर सकते हैं। और उनका जो ऑब्जेक्टिव था प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, जो मैंने कल भी बात की है, दोबारा से यहाँ दिखा देता हूँ। ये जो पहला वाला पॉइंट था आई गेस यहाँ पर, ये जो 2008 से 14 में देखें तो वो चाह रहे थे कि प्रॉफिट मार्जिन को मैक्सिमाइज करें। और उसका मैंने तरीका भी आपको बताया था कि कॉस्ट को कम करना, कम करने से प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता है, मैक्सिमाइज होता है, या आप अपनी प्राइस को बढ़ा दें। तो एक काम तो यहाँ पर हो रहा है, नजर आ रहा है। तो एक और चीज कि जब इन्वेंट्री हाई लेवल की होगी तो ऑफ कोर्स उसमें एक फायदा ये जरूर है कि अगर डिमांड ऑल ऑफ सडन बढ़ भी जाती है तो दे बी एबल टू हैंडल इट, क्योंकि इनके पास एनफ स्टॉक है। और प्रोडक्शन के स्टॉक होने के कोई चांसेस नहीं है, बिकॉज दे हैव एम्पल अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री। तो ये हम इसको बाद में आंसर में यूज करेंगे। अच्छा आगे देखें तो, अच्छा इसमें एक और चीज है, अगर हम देखें तो इसका एक अदर साइड जो हमें नजर आ रही है कि अगर इन्वेंट्री आपने बहुत बढ़ा ली है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि इसमें फिर डेंजर भी आ गई। और डेंजर क्या है कि अगर डिमांड ज्यादा नहीं है तो आपकी इन्वेंट्री जो है वो काफी देर तक जो है ना वो पड़ी रहेगी, और इट कैन गो आउट ऑफ डेट, कैन गेट डैमेज्ड। तो ये भी चीजें आ जाती हैं। बिल्डिंग तो आपने ले ली है, लेकिन इन्वेंट्री की प्रॉब्लम आ सकती है, और वो हमें थोड़ी नजर भी आ रही है। अगर हम, मैं अभी अपेंडिक्स 4 पे बाद में जाता हूँ तो मैं इससे रिलेट भी करूंगा, अभी हमें इतना ही समझना काफी है। अच्छा, दूसरा पॉइंट हमें क्या नजर आ रहा है अपेंडिक्स 3 में, कंप्यूटराइज्ड इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम। तो अगेन जब कंप्यूटराइज्ड इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम आया है तो आपको अब एक्यूरेट आप फोरकास्ट भी कर सकते हैं, और आप अपनी इन्वेंट्री को मैनेज भी कर सकते हैं कि जी आपकी इन्वेंट्री अब कितनी है और कितनी होनी चाहिए आगे जो डिमांड है उसको मीट करने के लिए, या जो भी आपका इनका प्लान है बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। तो कंप्यूटराइज्ड इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम जो है ना वो बहुत ज्यादा हेल्प करता है इन्वेंट्री को मेंटेन करने के लिए या उसको डिजायर्ड लेवल पे रखने के लिए। तो और इसमें मैन पावर भी फिर कम चाहिए, तो लेबर कॉस्ट भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी टू मैनेज इन्वेंट्री। तो ये फायदे यहाँ पर भी कॉस्ट सेविंग हमें नजर आ रही है। तो इसको भी हम लिंक कर सकते हैं। फिर लिंक्स विद एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम।
यूज बाय ऑल द मेजर शुगर फैक्ट्रीज। अच्छा, ये जो मेजर शुगर फैक्ट्रीज हैं ये क्या है? ये है कस्टमर्स ऑफ आरएफ। क्यों? क्योंकि आरएफ जो है वो क्या करता है? आरएफ शुगर केन की प्रोडक्शन करता है, राइट? तो ऑफ कोर्स अगर शुगर फैक्ट्रीज हैं तो उनको शुगर केन चाहिए होगा। तो इसका मतलब है कि शुगर जो फैक्ट्रीज हैं वो कस्टमर्स हैं आरएफ के। तो अगर ईआरपी आपने पढ़ा हुआ है कि ये एक आपके लोग कंप्यूटर बेस्ड एप्लीकेशन होती है जो कि सिंगल कंप्यूटर के थ्रू आप कनेक्टेड होते हैं अपने ऑल कस्टमर या सप्लायर के साथ। तो इसमें बहुत आसानी हो जाती है उनका ऑर्डर देना, आपको उनके ऑर्डर मीट करना, क्योंकि आपको पता चलता है कि जी आपके ऑर्डर जो हैं वो कितने कंप्लीट हो गए, कितने नहीं हुए हुए। तो यू कैन कीप योर कस्टमर्स इन्फॉर्म्ड एज वेल। जैसे कि इस केस में कस्टमर्स हैं मेजर शुगर फैक्ट्रीज। तो ईआरपी में एक तो ऑर्डर आपको भूलता नहीं है, क्योंकि आप ईआरपी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे आपको हेल्प मिलती है कि कितने ऑर्डर आए हैं, और इवन जो ऑर्डर अंडर प्रोसेस हैं वो कहाँ तक कंप्लीट हो गए। तो व्हेन यू कीप इन्फॉर्मिंग योर कस्टमर्स इन दैट वे, तो वो सेटिस्फाइड रहते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और इमेज भी अच्छा जाता है। एंड यू कैन गिव देम एग्जैक्ट डेट ऑफ कंप्लीशन एज वेल, क्योंकि ईआरपी खाली ये नहीं है कि आपको बता रही है कि इन्वेंट्री कितनी पड़ी हुई है या प्रोडक्शन हो रही है, वो आपको ईच एंड एवरी डिटेल अबाउट व्हाट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन द प्रोडक्ट इज वो भी बताती है। तो आप बिल्कुल एग्जैक्टली इन्फॉर्म कर सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट किस स्टेज पे पहुंच चुका है और कब तक वो फाइनल कंप्लीट होके आपको पहुंच जाएगा। तो इस लिहाज से ये बिल्कुल बहुत हेल्पफुल है, और इट कैन इंक्रीज द सेल्स ऑफ आरएफ एज वेल और लीडिंग टू हाई प्रॉफिट्स एज वेल। तो ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, वापस चलते हैं अब हम जो हमारी लास्ट रह गई थी स्ट्रेटजी टाइमलाइन में आरएफ की 2019। तो इसको अगर हम देखें तो इसमें लिखा हुआ है हमारे पास आरएफ शेयर होल्डर्स अप्रूव कंपनीज फाइनेंशियल रिजल्ट्स एट द एनुअल जनरल मीटिंग। अच्छा, वो कह रहे हैं जी जो शेयर होल्डर्स थे उन्होंने फाइनेंशियल रिजल्ट्स को अप्रूव कर दिया, जो भी इनकम स्टेटमेंट में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में या रेशियो एनालिसिस में नजर आ रहा था। तो नाउ जस्ट हैव अ लुक एट अपेंडिक्स 4 कि वो क्या कह रहा है और क्या वो फिगर शो कर रहा है। अच्छा, अब हम सबसे पहले अगर देखते हैं तो हमें फाइनेंशियल अकाउंट्स का एनालिसिस दिया हुआ है। तो करंट रेशियो को अगर आप देखें तो 2015 से लेके 2018 तक इट स्टेज तो अब वो 1 है, लेकिन सेम तो है, लेकिन इट्स नॉट अ गुड रेशियो, क्योंकि करंट रेशियो होती है करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज, और ये बताती है कि आप अपने करंट एसेट्स में से कितनी आसानी से करंट लायबिलिटीज पे कर सकते हैं। तो 1 का मतलब है कि ये पूरा पूरा ही काम चल रहा है, तो करंट एसेट को थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। इनफैक्ट करंट रेशियो होती है 1.5 से 2 के दरमियान अच्छी, तो ये तो 1 आ रही है। तो ये ठीक है कि आप कि आरएफ इज स्टिल एबल टू मीट इट्स करंट लायबिलिटीज, लेकिन ये फिर भी एक थोड़ा रिस्की सिचुएशन है। अच्छा, आगे एसिड टेस्ट रेशियो देखिए अगर हम, तो ये तो बिल्कुल अच्छी हमें नजर नहीं आ रही, बिकॉज इट इज एक्चुअली फॉलिंग 0.6 आ रही है, फिर 0.5 हो गई, फिर 0.5, फिर 0.3 हो गई। 1 तो साथ चलता ही है ना, वो आप ना भी कंसिडर करें तो कोई ऐसी बात नहीं है। मतलब वो लाइबिलिटीज का बता रहा है कि लाइबिलिटीज 1 है तो करंट एसेट 0.6 है। तो ये 1 से कम है, और 1 से कम आपकी जो लिक्विड रेशियोज होती हैं जैसे कि करंट और एसिड टेस्ट रेशियो, तो 1 से कम ये अच्छी नहीं होती, विच शोज लो लिक्विडिटी। बिजनेस को लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आने वाली है, कैश फ्लो की प्रॉब्लम आने वाली है, फाइनेंशियल क्राइसिस आने वाला है, और वो खाली कम नहीं है, वो कम होती जा रही है। और इसकी एक बड़ी वजह जो हमें नजर आ रही है, जो मैंने कहा था मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, कि करंट रेशियो तो फिर ठीक लग रही है, right? लेकिन एसिड टेस्ट रेशियो क्यों कम हो गई? क्योंकि ये बहुत ज्यादा इन्वेंट्री को होल्ड किए हुए हैं। लुक एट द फर्स्ट पॉइंट ऑफ अपेंडिक्स 3, उन्होंने हाई लेवल ऑफ इन्वेंट्री रखा हुआ है, जिसकी वजह से एसिड टेस्ट रेशियो गिर रही है। वजह यह है कि एसिड टेस्ट रेशियो निकालते हुए हम क्या करते हैं कि मैं लेट मी राइट इट समवेयर, कि हम करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री को माइनस करते हैं और फिर डिवाइड करते हैं करंट लायबिलिटी से। तो इसका मतलब है ये होता है कि इसमें ये एसिड टेस्ट रेशियो में है ATR, ये फॉर्मूला है ना। जबकि करंट रेशियो का जो फॉर्मूला होता है उसमें हम ये करते हैं कि करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज करते हैं, तो वो तो 1 आ रही है, फाइन। लेकिन अब इन्वेंट्री चूंकि ज्यादा है,
और इन्वेंट्री करंट एसेट्स का पार्ट होती है, हमें पता है। लेकिन जब इन्वेंट्री को आप निकालेंगे तो करंट एसेट बहुत थोड़े से रह जाएंगे। इनफैक्ट उनको हम करंट एसेट्स बोलते भी नहीं है, क्योंकि करंट एसेट्स में से अगर हम इन्वेंट्री निकाल दें ना, तो हमारे पास एक्चुअली आ जाती हैं लिक्विड एसेट्स, जो कि बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट होते हैं, या वो रेडीली कैश की शक्ल में ही होते हैं, जैसे कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है। तो इन्वेंट्री जब निकल गई तो चूंकि ज्यादा इन्वेंट्री थी और ज्यादा इन्वेंट्री करंट एसेट्स को ज्यादा दिखा रही थी, जिसकी वजह से करंट एसेट जो करंट रेशो थी ना, वो हमें लग रही थी अनसेटिस्फैक्टरी है। लेकिन जब हमने इन्वेंट्री निकाली तो आपके जो करंट एसेट्स थे, या इनफैक्ट जो लिक्विड एसेट्स थे, वो बहुत कम हो गए, और इस वजह से करंट लायबिलिटीज ज्यादा हो गई और रेशो खराब होती नजर आ रही है। तो हम ये इन्वेंट्री को रिलेट कर सकते हैं इसके साथ, हाई लेवल ऑफ इन्वेंट्री। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। तो आगे इसको मैं रब कर देता हूँ, ये मैंने कर दिया रब इसको। और अब हम आगे चलते हैं जी। अगली जो रेशो नजर आ रही है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, और वो 9765 चल रही है। अब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी कम होती जा रही है, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होती क्या है, वो बताती है कि आपने whatever capital you have invested in the business, how much percentage you are generating from that capital as profit। तो उस कैपिटल में आप कितनी परसेंटेज प्रॉफिट की जनरेट करें, तो वो भी कम होता जा रहा है। तो ये भी प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको हमने ये भी पढ़ा था कि जो प्रॉफिट है वो शुरू में दिया भी नहीं गया ना। आप गौर करो, तो हमारे पास जो ऊपर स्ट्रैटेजी थी 2008 से 14, उसमें लिखा हुआ है, बार बार आपको बता रहा हूँ कि प्रॉफिट्स सारे री इन्वेस्ट किए गए। इसका मतलब है कि आपको शेयर होल्डर्स को तो आगे उन्होंने, ये जो न्यूली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हमें नजर आ रही है, शेयर होल्डर को प्रॉफिट देनी है, लेकिन हिस्ट्री तो कह रही है कि शायद ये प्रॉफिट नहीं देते अपने शेयर होल्डर्स को। तो ये एक सेंटीमेंट पहले चल रहा है, और आप अगर नीचे आपका आरओसी भी डाउन चला जाए, तो फिर क्या इंप्रेशन पड़ रहा है कि यार अगर कैपिटल से आप, क्योंकि कैपिटल कहाँ से आ रहा है, कैपिटल जो है वो दो तरीकों से आता है, या तो लोन कैपिटल से, या वो शेयर कैपिटल से, यानी कि शेयर होल्डर्स को शेयर इशू करके तो कैपिटल रेज करते हैं। तो शेयर होल्डर तो थोड़े प्रॉब्लम में आएंगे, ऑल्दो अभी एट दिस मोमेंट शेयर होल्डर सेटिस्फाइड है। उन्होंने अप्रूव किया ना, लिखा हुआ है कि उन्होंने, यहाँ देखें तो उन्होंने अप्रूव कर दिया है। कहाँ गया ये शेयर होल्डर्स ने, जो 2019 को आप देखें उन्होंने अभी अप्रूव किया हुआ है। लेकिन एक सवाल है, कब तक अप्रूव करेंगे भाई, कब तक वो इसको देखते रहेंगे। ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं तो उन्हें लगेगा कि यार ये लॉन्ग टर्म में भी हमें अच्छा प्रॉफिट लेकर नहीं दे रही, तो प्रॉब्लम आ सकता है, पर इसको हम हैंडल करेंगे आगे। मोरल मेरा ख्याल वैल्यूएशन में ज्यादा सूट करेगा ये। बहरहाल एनीवे देखते हैं, जब मैं सवाल लिखूंगा करना शुरू करेंगे तब हम देखेंगे, अभी तो हम इंटरप्रेट कर रहे हैं। फिर हमारे पास आगे हम देखें तो रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर को देख लो, तो वो भी शुरू में तो सेम रही थी, बाद में वो भी कम हो गई। ये भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इन्वेंट्री टर्नओवर आपको क्या बताती है, टाइम्स में दी हुई है कि हाउ मेनी टाइम्स यू कन्वर्ट योर इन्वेंट्री इनटू रेवेन्यू। तो इन्वेंट्री को आप टर्नओवर नहीं कर रहे, मतलब रेवेन्यू में कन्वर्ट नहीं कर रहे। टर्नओवर को रेवेन्यू बोलते हैं ना, सॉरी। तो इसका मतलब है अगर वो कम हो रही है, इसका मतलब आपकी इन्वेंट्री पड़ी हुई है और वो सेल में कन्वर्ट नहीं हो रही, तो इसका मतलब है कि आपको प्रॉफिट भी नहीं आएगा उस टाइम पीरियड के अंदर। यानी कि आप इमेजिन करो कि अगर 6 महीने में आप, लेट्स से अज्यूम कर रहे हैं 6 महीने में आप 3 दफा इन्वेंट्री को टर्नओवर में कन्वर्ट करते हो, तो प्रॉफिट भी तो ज्यादा आएगा ना, क्योंकि सेल हो रही है। और अगर आप 6 महीने में फर्ज किया सिर्फ एक ही दफा इन्वेंट्री को टर्नओवर में क्रिएट करते हो, कन्वर्ट करते हो, जैसे कि रॉ मटेरियल को अगर आपने करना है फिनिश गुड्स में, फॉर एग्जांपल, यहाँ तो खैर शुगर केन प्रोडक्शन है, तो वो आपको प्रॉफिट भी कम देगी। जितना आप जल्दी इन्वेंट्री को टर्नओवर क्रिएट करेंगे, उतने टाइम ज्यादा सेल्स जनरेट होगी और प्रॉफिट भी होगा। तो ऐसा नहीं हो रहा, यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम चल रहा है। फिर आप गियरिंग पे आ जाए, जैसा मैंने आपको बताया कि दो तरीके होते हैं कैपिटल रेज करने के, और ये शेयर कैपिटल से भी रेज कर रहे हैं, और ये लोन से भी ये रेज कर रहे हैं, और लोन से कुछ ज्यादा ही इनको शॉक पड़ गया है और उसकी वजह से आपको नजर आ रहा है गियरिंग बढ़ रही है। पहले तो 5 थी, वो जंप करके 30 पे चली गई, फिर 20 पे आई, और फाइनली वो 60% पे चली गई है। अगर ऐसा हो तो हम कहते हैं क्या बिजनेस इज हाईली रिस्की, कि आधे से ज्यादा कैपिटल जो है वो लोन से उठाया गया। अगर लोन आप ना वापस कर सके
तो आपका तो आधे से ज्यादा कैपिटल निकल गया, तो बिजनेस कैसे चलाएंगे, बहुत मुश्किल है। और इसमें आप देखेंगे कि 2018 में हो रहा है ना, गौर करें 2018 में 60% पे गियरिंग चली गई। और आपको ये अच्छे से पता है कि गियरिंग का फॉर्मूला होता क्या है, कैसे निकालते हैं उसमें, हम ऊपर लिखते हैं लोन कैपिटल जो आपने कैपिटल लोन से रेज किया, और नीचे टोटल, ठीक है ना जी, टोटल कैपिटल इनटू 100, यही होता है ना। या लोन कैपिटल की जगह हम ये भी लिख सकते हैं नॉन करंट लायबिलिटी, ये भी वही बात है, नॉन करंट लायबिलिटी, यही होता है ना फॉर्मूला। तो अगर ये 60% पे चला गया है, इसका मतलब है कि आपने आधे से ज्यादा कैपिटल तो लोन से उठाया हुआ है, जो कि किसी भी तरह से अच्छी बात नहीं है। और इसकी मेन वजह क्या है, अगर हम ऊपर देखते हैं, इसकी मेन वजह अगर आप गौर करो, तो मैंने आपको आ, बताया था कि इन्होंने ये मॉर्टगेज कर रहे हैं। कहाँ पे हमने देखा था, मैं जरा मिस कर गया हूँ शायद, अपेंडिक्स 3 में था। अच्छा ऊपर है वो, राइट, वो यहाँ करके, ये देखें 2018 में वो मॉर्टगेज से न्यू बिल्डिंग को परचेज कर रहे हैं, फाइनेंस कर रहे हैं। ये कब का है, 2018। और आप नीचे डेटा में देखो तो नीचे भी डेटा में 2018 में क्या हो रहा है, वहीं पर जाकर गियरिंग जो है ना वो 50% से ऊपर चली गई। तो क्या मतलब हुआ, हम आसानी से इसको उससे रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि जब भी आप कोई चीज पॉइंट लिख रहे हैं तो वी नीड टू बैक इट अप विद द इंफॉर्मेशन गिवन इन द केस। तो ये हमें आसानी से नजर आ रहा है। और खाली यही नहीं है कि ये मॉर्टगेज यहाँ किया है, उन्होंने पहले भी ये काम किया था। आप देखें 2016 में भी उन्होंने बैंक लोन लिया था, राइट। और अगर आप देखें तो लोन को काफी इस्तेमाल करते हैं। स्टार्ट में भी देखें तो उन्होंने परचेज किया था विद अ बैंक लोन, लेकिन ये बुरा नहीं था क्योंकि उन्होंने उसको आसानी से 2008 में पे कर दिया था। लेकिन उनकी हिस्ट्री लोन लेने की रही है, और इसका कहीं नहीं लिखा कि जो बैंक लोन लिया था 2016 में वो कहाँ वापस किया भी है कि नहीं किया है। और 2018 में भी आ गया फिर लोन। तो 2000, अब अगर हम देखें 16 में, तो आप गौर गौर करो 2016 में भी 5 से फौरन 30 पे हो गया, और फिर 30 से 20 पे तो जरूर आया, लेकिन आप देख लें कि इनकी वजह से गियरिंग पे इम्पैक्ट पड़ रहा है दोनों पे, ठीक है। तो हम इसको यूज कर सकते हैं एज अ नेगेटिव पॉइंट फॉर इन आवर स्ट्रेटेजी। अच्छा, फिर हम आगे चलते हैं तो अगला, अच्छा मैं इसको जरा रब कर दूं ताकि मैच ना लगे। रब कर दिया। और लास्ट जो हमें नजर आ रही है, नजर आ रहा है प्रॉफिट फॉर द ईयर, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो वो 2 था, 2.3 मिलियन डॉलर हो गया, फिर 1.8, 0.6। तो मुसलसल गिर रहा है, और कोई पता नहीं है कि 2019 का डेटा हमारे पास मौजूद नहीं है, 2020 का डेटा नहीं है, तो वहाँ हो सकता है लॉस में कन्वर्ट हो गया। तो ये प्रॉफिट का भी एक मेजर इशू नजर आ रहा है। और शेयर होल्डर्स कब तक बियर करेंगे, क्यों नहीं प्रॉफिट। तो ये ओवरऑल अगर आप देखें तो ये किसी भी तरह से शेयर होल्डर्स के लिए कोई सेटिस्फैक्टरी फिगर्स नहीं है। बट स्टिल शेयर होल्डर्स ने इसको अप्रूव किया है, इसका मतलब है अप्रूव तो अभी कर दिया है, लेकिन मे बी शेयर होल्डर्स माइट बी ऑन द बॉर्डर लाइन कि यार अब कुछ भी हुआ ना बस। तो ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी भी हो सकती है। कैसे कि शेयर होल्डर हो सकता है अगर कुछ भी और उन्हें मजीद 2019 में अगर और एडवर्स फिगर्स नजर आती हैं तो दे माइट सेल देयर शेयर्स। और आपको पता है कि अगर शेयर सेल कर दिए जाएं तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा बिजनेस के लिए। कि सेलिंग ऑफ शेयर से होता क्या है, सेलिंग ऑफ शेयर से ये होता है कि जो शेयर की प्राइस है ना, शेयर की प्राइस वो कम हो जाती है, क्योंकि शेयर की सप्लाई जो बढ़ गई, हर कोई बेच रहा है। जब शेयर की प्राइस ज्यादा, सॉरी मैंने ज्यादा नहीं कम करना था, शेयर की प्राइस कम हो जाती है। और जब कम हो जाएगी तो इनके लिए फिर फंड रेज करना शेयर के थ्रू मुश्किल हो जाएगा। क्यों कि अब विद द सेम अमाउंट ऑफ शेयर्स दे कैन नॉट जनरेट द सेम अमाउंट। ये बात समझ आ रही है ना, यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि with the same amount
of shares issued earlier, RF cannot raise the same finance. क्यों? क्योंकि एक शेयर फर्ज किया पहले एग्जांपल लेते हैं हम कि अगर एक शेयर पहले फॉर एग्जांपल $50 का था तो वो शेयर बेचने लगे जब शेयर होल्डर $30 का इसकी मार्केट प्राइस। तो ऑफ कोर्स अब शेयर बेचने में आपको ज्यादा फाइनेंस रेज नहीं होने वाला, तो फिर आप अपनी एक्सपेंशन को फंड कैसे करें? वही आ गया ना इसमें सेम फाइनेंस। सो RF would find it difficult to finance its expansion, जो वो expand कर रही हैं, by issuing shares। ठीक है, issuing shares। अच्छा एक और बात, और अगर ये मैम लिखेंगे बस आगे आंसर में भी करेंगे, और लेट्स से कि अगर वो शेयर इशू ज्यादा करते हैं, क्योंकि कम इशू शेयर इशू करके तो उतनी अमाउंट नहीं आ रही क्योंकि शेयर की प्राइस गिर रही है। मैं कह रहा हूं अगर शेयर होल्डर होस्टाइल हो जाए क्या भाई हमने तो बेचने हैं, बहुत हो गया, एनफ इज एनफ, तो अब क्या होगा अगर वो ज्यादा शेयर इशू करेंगे तो उसमें भी चांसेस हैं कि जो कंपनी की रेपुटेशन है वो एट स्टेक आएगी कि इतने शेयर्स नहीं बेच रही। वैसे भी जब किसी कंपनी के शेयर्स की प्राइस गिरती है तो कंपनी अर्न्स अ वेरी बैड रेपुटेशन, तो उनको शायद शेयर होल्डर्स भी ना बने। ठीक है, तो मैं आगे अगर लिख नहीं रहा लेकिन आपको बता रहा हूँ कि इवन इफ दिस ट्राई टू सेल मोर शेयर्स ताकि ज्यादा फंड रेज हो जाए, अमाउंट रेज हो जाए, तो हो सकता है उन्हें शेयर होल्डर ही ना मिले जो कि शेयर खरीदना चाहें, क्योंकि उन्हें नजर आ रहा है कीमत गिर रही है, तो उन्हें ये फिर क्या कहते हैं डाउट हो जाएगा कि पता नहीं शायद शेयर की प्राइस और ना गिर जाए, तो ज्यादा शेयर की प्राइस गिरने से उनकी इन्वेस्टमेंट डूबने का खर्चा होता है ना, फिर वो बिजनेस छोड़ के जा नहीं सकेंगे, क्योंकि शेयर खरीदे उन्होंने $50 की फर्ज किया और आप बेचने जा रहे हैं तो $30 के बिक रहे हैं, तो उनके लिए तो अच्छा नहीं है। तो फिर आपके लिए शेयर इशू वाला ऑप्शन रहेगा नहीं। ये एक पॉइंट है जो मैंने कहा मैं आपको जरूर डिस्कस कर दूं। तो वी आर डन विद दिस केस। हमने थॉरली इसको इंटरप्रेट किया। क्यों थॉरली किया? काफी टाइम लिया क्योंकि हमने जब आंसर लिखे तो आपको ऑलरेडी हर इंफॉर्मेशन की, हर फिगर की इंटरप्रिटेशन पहले ही पता हो, ताकि आपको ये ना लगे कि ये सर ने ये ऐसे क्यों लिख दिया, ऐसे नहीं होना चाहिए था। राइट? मेरा ख्याल अब हम क्वेश्चन शुरू ना करें क्योंकि 20 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, तो हम इसको इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास के लिए रख लेते हैं और आई विल स्टार्ट अटेम्प्टिंग क्वेश्चन नंबर 1। तो थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।